नमस्कार दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आईएएस और पीसीएस की, मुझे पता है कि आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम हो चुका है। पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और जो कि डिसाइसिव होता है, जिससे मेरिट बनती है, पेपर आ चुका है। लोग हल कर चुके हैं। मेरे पास भी पेपर आ चुका है, आपके पास भी पेपर आ चुका है। तो आज इस वीडियो में, आज एग्ज़ाम हुआ है और आज ही हमने निर्णय लिया कि अभी पेपर आधे घंटे पहले मुझे प्राप्त हुआ और हमने कहा कि एक वीडियो बनाकर कम से कम पॉलिटी के हिस्से के प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रीलिम्स 2020 जो आज एग्ज़ाम हुआ है, आज के आज उसका एनालिसिस आपके लिए प्रस्तुत है डॉक्टर मंजेश कुमार के द्वारा और एम कुमार्स एकेडमी पर। और इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जो यूपीएससी की परीक्षा होती है प्रीलिम्स, आपको पता है कि 4 सीरीज होते हैं क्वेश्चन पेपर्स के, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। और चारों में प्रश्नों का क्रम अलग होता है। जैसे सेट ए में हो सकता है कि प्रश्नों की शुरुआत पॉलिटी से हो, सेट बी में हो सकता है प्रश्नों की शुरुआत करंट या इकोनॉमी से हो। तो इस तरह से अलग अलग सेट होते हैं। तो संयोग से जो मेरे पास सेट आया है वो है सेट सी। सेट सी, तो सेट सी में 81 से लेकर 100 तक आप कह सकते हैं कि लगभग 20 सवाल पॉलिटी से इस बार फिर आए हैं और उन 20 सवालों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इतने शॉर्ट नोटिस पे दोस्तों पीपीटी नहीं बन पाया, तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आप देख सकते हैं, उसी को मैंने आपके लिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वही मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको हम लोग इसी रूप में देख पाएंगे। ओरिजिनल तो पीपीटी होता तो और मज़ा आता, मैं इस पर फिगर भी बनाता, मार्क्स भी, मतलब समय की कमी को देखते हुए सबसे पहले हमने कहा कि डिस्कशन करते हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि आपके स्क्रीन पर, यदि मेरे लैपटॉप पे दिख रहा है तो आपके स्क्रीन पर भी यह दिख रहा होगा। तो 81 से 100 तक के सवाल हम हल करेंगे और डिस्कशन के साथ, और उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि डॉक्टर साहब ने जो क्लास में पढ़ाया था और जो दावा किया था वो कहाँ तक सही निकला। लेकिन पहले मैं डिस्कस करूंगा और फिर आपको कमेंट करना है कि डॉक्टर साहब के पढ़ाए हुए कितने परसेंट, 90% सवाल लड़े या नहीं लड़े इस बार के भी प्रीलिम्स में। बहुत गर्व के साथ सीना ठोक कर कह रहा हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रश्नों को और अपने नोटबुक को मिलाना जब ये डिस्कशन हो जाएगा। 81 नंबर सवाल देखिए, 80 से 100 मतलब 20 सवाल है, तो 81वां सवाल से शुरू होता है पॉलिटी। और 81 नंबर का जो 81 नंबर का सवाल है वो है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, और 4 विकल्प हैं, आपको एक विकल्प चुनना था आज के आईएएस के प्रीलिम्स के पेपर में, जिसके आधार पर आपका चयन होगा। और ध्यान रखें कि 49 मेरिट गई थे, तो इस बार भी 50-52 से ज़्यादा नहीं जाएगी। और 20 पॉलिटी में मैं समझता हूँ 15-16 तक आप बहुत आराम से, यदि आपने नोट्स हमारे पढ़े हैं तो कर सकते, तो 1/3 कट ऑफ का आपको यहाँ से निकल जाएगा। बहुत आसान हो गया होगा प्रीलिम्स। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट क्या है? संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार। अच्छा दोस्तों, यहां जो टिक लगा हुआ है ध्यान रखना, ये मैंने नहीं लगाया, ये सही आंसर टिक वाला नहीं है। जो मैं बोलूंगा वो सही है और वो मेरे फेसबुक पेज पर भी है। ये तो जो मुझे प्राप्त हुआ उसमें टिक लगा हुआ था, जो मुझे क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुआ उसमें टिक लगा हुआ था, तो इसलिए आप इसको सही नहीं मानेंगे जो मैं बोलूंगा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। याद करें, संसदीय अध्यक्षात्मक को बहुत विस्तार पूर्वक हमने पढ़ा। कहीं ऐसा नहीं है कि संसदीय प्रणाली में सारे दल होंगे, बल्कि विपक्ष में भी कुछ दल होंगे। तो सारे दल सरकार में नहीं है, विपक्ष। तो पहला आंसर ए नहीं होगा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, यह सही। बी विकल्प सही है। देखें कि सी क्यों नहीं और डी क्यों नहीं है, तब आएंगे बी क्यों है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। याद करें, भारत की संसदीय प्रणाली, लोगों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे सरकार को हटा पाएं। यह अधिकार केवल लोकसभा के पास है कि वह अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटाए। चूंकि लोकसभा शब्द नहीं है इसलिए संसद भी सही है। और तो सी भी नहीं होगा, लोग नहीं हटा सकते। और डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है।
किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। याद करें कि हमने बहुत विस्तार से बताया था संसदीय और अध्यक्षात्मक की विशेषता में कि संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है और कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, जबकि डी कह रहा है कि नहीं हटाया जा सकता कार्यकाल से पूर्व। तो इसका मतलब ए सही नहीं है, सी नहीं है, डी है, आंसर बी है। क्यों? सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी, मतलब लोकसभा के प्रति, और लोकसभा संसद का हिस्सा है, के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। और भारत में यह व्यवस्था किस आर्टिकल में है? 75 क्लॉज 3 में। याद करें, हमारे संविधान का आर्टिकल 75 क्लॉज 3 यही तो कहता है कि संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो 81 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों बी होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 82 पे। 82 और यह प्रश्न तो मैं समझता हूं कि YouTube के मेरे वीडियो पर भी पड़ा हुआ है और जिन्होंने क्लास किया उस पे तो है ही, और बार बार इसको फोकस करके कहता था, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। YouTube का वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर भी है। बहुत कैटेगरिकली बताया कि सभी आए तब भी टिक नहीं करना, हालांकि इसमें सभी है ही नहीं। तो पूछ रहा है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इसका आंसर ए होगा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार भारत को कल्याणकारी राज्य नहीं बनाते, उद्देशिका या प्रस्तावना कल्याणकारी राज्य नहीं बनाता है, और 7वीं अनुसूची भी कल्याणकारी राज्य नहीं बनाता है। राज्य की नीति निदेशक तत्व भारत को कल्याणकारी राज्य बनाते। क्यों? कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश है, और याद करना अपना नोट्स, एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई मिलेगी, और दिल पे रख के यहां पे बताना, कमेंट करना कि सही बोल रहा हूं कि नहीं, ये लाइन लिखवाई थी कि नहीं, कि कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से जहां सरकार केवल कानून व्यवस्था लागू करने का कार्य नहीं करती है, बल्कि जनता के सभी वर्गों के कल्याण का कार्य करती है। और उसके आगे की लाइन में लिखा हुआ मिलेगा कि नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। किसमें? क्लास नोट्स में। तो नीति निदेशक तत्व को जब हम पढ़ते हैं तो बुजुर्गों का कल्याण, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, श्रमिकों को उचित मजदूरी, मानवीय जीवन देना, महिलाओं को प्रसूति सहायता, सभी वर्गों के कल्याण का उल्लेख है। तो नीति निदेशक तत्व भारत को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। मूल अधिकार तो राज्य की भूमिका को कम करते हैं। याद करें, मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है, तो राज्य की भूमिका को कल्याण की ओर नहीं जाते हैं। मोदी जी को रोकते हैं, मोदी जी ये मत करना, ये मत करना। नीति निदेशक तत्व कहता है कि मोदी जी ये भी कल्याण करना, ये भी करना, ये भी करना। तो इसका आंसर दोस्तों ए है 82 का। अब आते हैं 83वां, बहुत ही शानदार सवाल है 83। 2 विकल्प हैं। भारत, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर चला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं समझता हूं कि आप देख पा रहे हैं 83 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। किसको? बेसिक स्ट्रक्चर को। 4 चीजें, क्या क्या? फेडरलिज्म, संघवाद, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी। ये 4 मूल ढांचा ये कथन कह रहा है। और दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। इसका मतलब कि नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे, संविधान के आदर्श बने रहें, इसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान संविधान में है। और प्रश्न कह रहा है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है और न 2 सही है। कितना शानदार सवाल दोस्तों। इसका उत्तर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, केवल 2 सही है। 83 का उत्तर होगा बी। दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्यों? देखिए, पहला कथन कहता है कि मूल ढांचे में संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र। ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत अच्छी तरह क्लास के बाद कमेंट करना है कि यह सब बताया था कि नहीं, पढ़ाया था कि नहीं, सारे सवाल पढ़ाए थे कि नहीं और एग्जैक्ट पढ़ाए थे कि नहीं। मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आता है, याद करें 1973। और यह भी बताया था आपको कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है।
यह केशवानंद में कहा। याद करें कि गोलकनाथ में प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत था और यह कहा गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा। लेकिन केशवानंद के मामले में न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और यह कहा कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, लेकिन यह भी कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन होगा। ध्यान रखना, वही लिंक होगा। इसका मतलब कि आगे चलकर पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा डिक्लेयर हो गई है, संघवाद हो गया, लोकतंत्र हो गया, लेकिन ध्यान रखना मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि न्यायालय के अनुसार केशवानंद में दो बातें कही गई। केशवानंद का पहला निर्णय यह कहता है कि मूल ढांचा जो है उसमें संशोधन नहीं होगा, और दूसरी बात उसने यह भी कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन होगा। इसका मतलब मौलिक अधिकार मूल ढांचा नहीं है। यदि मौलिक अधिकार मूल ढांचा हो जाता तो मौलिक अधिकार को संशोधन करके समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन वस्तु स्थिति आज यह है कि मौलिक अधिकारों को संशोधन करके समाप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, मूल अधिकार के कारण यह पहला कथन गलत हुआ। अब देखिए कितना माइन्यूट एनालिसिस खोजता है। तो दोस्तों, पहला कथन गलत है। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, अगर मूल अधिकार नहीं होता, केवल इतना होता संघवाद, पंथ निरपेक्षता तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है तो सही होता, लेकिन मूल अधिकार मूल ढांचा नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार समाप्त किए जा सकते। तो पहला गलत है। और दूसरा सही है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह संसद के किसी कानून, कार्यपालिका के किसी आदेश को इस आधार पर रद्द करती है कि वह असंवैधानिक है। इसका मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य संविधान के आदर्शों की रक्षा करना है और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, कि यदि असंवैधानिक आदर्श होगा तो न्यायालय उसको रद्द करेगा। तो दूसरा कथन सही है। तो 83 का आंसर बी होगा, केवल 2 सही। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 84। थोड़ा सा स्लाइड नहीं है इसलिए दिक्कत है, बट आप समझ सकते हैं। 84वां सवाल डायरेक्ट पॉलिटी से तो नहीं है, लेकिन थॉट से है। बहुत ही शानदार सवाल है। गांधीवाद और मार्क्सवाद, यहां देखिए, मैं समझता हूं, हां दिख रहा है, यह है 84। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। इसका मतलब गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच क्या कॉमन है, यह पूछ रहा है क्या समान है, अंतर नहीं, समान क्या है, यह निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब समानता कौन सी। ध्यान रखना, वर्ग संघर्ष समानता नहीं है, गांधी वर्ग संघर्ष के विरोधी है। निजी संपत्ति की समाप्ति, यह भी समानता नहीं है, गांधी निजी संपत्ति के समर्थक हैं और मार्क्स निजी संपत्ति के विरोधी हैं। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के द्वारा निजी संपत्ति को मान्यता दी है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। आर्थिक नियतिवाद, आर्थिक नियतिवाद को मार्क्स मानता है कि हर चीज आर्थिक कारक से निर्धारित होती है। गांधी जी केवल आर्थिक को नहीं मानते, वह आध्यात्मिक है। फिर समानता किसको लेकर है गांधी और मार्क्स में, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। ध्यान रखना है कि जब मार्क्स अपने आदर्श की बात करता है, कार्ल मार्क्स, तो मार्क्सवाद एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना करता है जो राज्यविहीन वर्गविहीन है, जिसमें कोई राज्य नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, राज्यविहीन वर्गविहीन। और गांधी का जो आदर्श समाज है वह राम राज्य। अब देखिए, राम राज्य में राज्य वर्ड दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस के छात्र याद करें, गांधी पढ़ाते हुए यह लाइन भी बताया होगा कि राम राज्य में राज्य दिया हुआ है वर्ड, लेकिन वह राज्यविहीन है, स्टेटलेस है। तो गांधी का जो आदर्श समाज है वो भी स्टेटलेस है, राज्यविहीन। और मार्क्स का जो आदर्श सामाजिक अवस्था है वो भी राज्यविहीन है, और इस रूप में दोनों अराजकतावादी हैं। गांधी भी एनार्किस्ट है और मार्क्स भी एनार्किस्ट हैं। किस श्रेणी में, कि दोनों राज्यविहीन समाज को अंतिम आदर्श मानते हैं। तो सहमति होगी ए। तो 84 का उत्तर होगा ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। स्टेटलेस सोसाइटी गांधी भी मानते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी मार्क्स भी मानते हैं। 84 का आंसर है ए। मैं कह रहा हूं यहां जो टिक किया वो सब सही नहीं है, वो छात्र जहां से मुझे मिला है, जो मैं बोल रहा हूं वो उत्तर आपको सही मानकर चलना है। अब आते हैं दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन पर। 85 देखें, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। यहां पर पूछ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इंडिया के संदर्भ में क्या है। अब यहां पर देखें कि यूपीएससी का वो निर्देश काम आएगा कि सर्वाधिक सही विकल्प, कई विकल्प सही हैं लेकिन चारों में बेस्ट कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी का सबसे मूलभूत भारत में विशेषता क्या है, कि सरकार की नीति को क्रियान्वित करना।
संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण इनडायरेक्टली यह हो सकता है, बट यह उसका मूल सार नहीं है, सबसे केंद्रीय विशेषता नहीं है। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण हो सकता है ब्यूरोक्रेट ऐसा करे, फिर भी वह उसका मूलभूत लक्षण नहीं है। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी की यह भी भूमिका हो, लेकिन सबसे मूलभूत भूमिका ब्यूरोक्रेसी की क्या है? लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो सर्वाधिक सही विकल्प के रूप में हमें यहां डी को टिक करना है। तो 85 का आंसर डी है। ध्यान रखें, मैं सीरीज सी की बात कर रहा हूं। सी सीरीज का मुझे, सी सेट का मुझे मिला है, सी सीरीज का आंसर मेरे पास मिला है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 85 के बाद 86 की बात करते हैं। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका, और जिन्होंने कक्षा की होगी वो याद कर रहे होंगे कि क्या बात आई है, कितना बढ़िया सवाल है। सवाल आसान नहीं है, लेकिन आपने जरूर किया होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। सीमित रूप में इसको सही मान सकते, लेकिन ध्यान रखना यहां चारों विकल्प पढ़ने की जरूरत है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, याद करें, यह गलत है। हमने साफ साफ आपको बताया कि बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती के केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह भी कहा कि प्रस्तावना, और मिनर्वा मिल्स में भी कहा कि प्रस्तावना का अंग है, लेकिन यह जरूर कहा कि इसे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती। तो बी निश्चित रूप से गलत है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह पहली ही चीज गलत है। सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। इसका मतलब इसका पहला हिस्सा तो सही है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन दूसरा हिस्सा गलत है कि उसका कानूनी प्रभाव है। याद करें, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। मेंस के बच्चों को वो आलोचना याद होगी जो मैं अक्सर क्लास में कहा करता था कि प्रस्तावना को टीथलेस टाइगर कहा जाता है, दंतविहीन व्याघ्र कहा जाता है। याद करना अच्छे से, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो लिखना, गलत बोल रहा हूं तब भी लिखना। मेंस वाले और प्री, जिन्होंने भी वो किया होगा प्री कम मेंस का बैच, कहीं पर भी, चाहे इलाहाबाद में, जहां पे भी, उनको पता है कि क्या मैं बोल रहा हूं। संविधान, तो याद करें कि विधिक प्रभाव नहीं है, वो टीथलेस टाइगर इसलिए तो है। तो ये दूसरा हिस्सा इसका गलत है। तो बी का पहला हिस्सा गलत है, सी का दूसरा हिस्सा गलत है। ए में थोड़ी सी सच्चाई, लेकिन डी सबसे ज्यादा सही है। डी क्या कह रहा है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, सही है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ध्यान करें, थोड़ा सा ध्यान करना और अपना क्लास नोट्स मिलाना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। इस पे जब लेक्चर हुआ था, मिलाना जाकर, तो उसमें बेरूबारी केस में क्या बताया था कि बेरूबारी केस में गजेंद्र गढ़कर ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, और इसका तात्पर्य है कि प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में सहायता करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब कि अपने आप में प्रस्तावना लागू नहीं है, लेकिन 21 के निर्वचन में उसका विधिक प्रभाव हो सकता है। और याद करें, अभी जो निजता का अधिकार, आपको मौलिक अधिकार मिला, तो वो किसके आधार पर मिला? फिर वही बात हो गई कि प्रस्तावना में गरिमापूर्ण जीवन की बात है। प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से संपन्न जीवन वो आदर्श है। तो 21 में जीवन का अर्थ क्या लिया जाएगा? मानवीय गरिमा, निजता मानवीय गरिमा के लिए जरूरी है। तो ध्यान रखें, ए भी सही है, लेकिन चूंकि डी आंसर है तो ए से भी ज्यादा सही क्या है? डी है। यदि डी नहीं होता तो आंसर ए होता। ध्यान रखना, अगर डी नहीं होता, विकल्प में केवल 3 ही विकल्प होते, तो ए सही होता। लेकिन डी उससे भी सही है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन है उसके अन्य भागों से स्वतंत्र, उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। इसका मतलब फंडामेंटल राइट से यदि मिल जाती है प्रस्तावना तो फिर उसका प्रभाव होता है। तो इसका आंसर डी होगा, प्रश्न संख्या 86 का। अब आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि स्लाइड ना होने के कारण आपको भी दिक्कत हो रही है, मुझे भी दिक्कत हो रही है, बट एनीवे थोड़ा सा फास्ट भी ये नहीं है, बट एनीवे थोड़ा सा वेट करें, एक एक पेज मुझे, चूंकि ये यूपीएससी का ओरिजिनल। हाँ, अब आ गया 87। ये डायरेक्ट हमारे ये का सवाल नहीं है। रिजर्व ट्रांस या गोल्ड स्वर्ण ट्रांस किया है, तो दोस्तों इसका संबंध आईएमएफ द्वारा सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली से। ये पॉलिटी का सवाल नहीं है, फिर भी 87 का आंसर डी होगा। हम लोग पॉलिटी के सवाल करेंगे, तो बीच में एक इकोनॉमी का सवाल आ गया, आईएमएफ का सवाल आ गया। अब आते हैं 88, ये पॉलिटी का सवाल। देखिए कितना शानदार सवाल है। 88 नंबर सवाल देखिए, एक सेकेंड, इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, 88 नंबर देखें।
भारत के संविधान के भाग 4, याद करें निदेशक तत्व की बात हो रही है, भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो नीति निदेशक या भाग 4 के संदर्भ में आपको बताना है 3 कथन है क्या सही। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, याद करें पहला आंसर गलत है। और YouTube का लेक्चर या क्लास का लेक्चर, ये तो YouTube पे भी बोला था, निदेशक तत्व का लेक्चर देख लेना YouTube पर जाकर, कि 37 आर्टिकल जब पढ़ाया गया था आपको, तो आर्टिकल 37 दो बातें कहता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय हैं, लेकिन वे राज्य के शासन में मूलभूत हैं। और इसी की व्याख्या में कहा गया था कि वो लागू तो नहीं है, फिर भी राज्य विधि निर्माण में, नीति निर्माण में उनका ध्यान रखेगा। तो पहला कथन गलत है, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। वे किसी भी न्यायालय, पहला वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, तो पहली लाइन गलत है क्योंकि अप्रवर्तनीय। दूसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यह सही है। याद करें आर्टिकल 37 साफ कहता है कि वे प्रवर्तनीय नहीं हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, यह भी सही है। याद करें 37 आर्टिकल से सवाल। 37 आर्टिकल यही तो कहता है कि वे राज्य के शासन में मूलभूत हैं, यद्यपि अप्रवर्तनीय। और मूलभूत का मतलब है कि राज्य उनका विस्तार पूर्वक ध्यान रखेगा। तो इसका मतलब 1 गलत है और 2 और 3 सही है। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। तो 88 का आंसर डी होगा, ओनली 2 एंड 3। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, 89 नंबर, 89 नंबर सवाल पर आते हैं। यहां भी देखिए 2 कथन है, बहुत ही शानदार सवाल है। और याद करें जिसने भी प्री कम मेंस का बैच किया होगा वो इसको सही करेगा, चाहे किसी भी सेंटर पे, प्रयागराज में। और याद करना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में 4 मुद्दे पढ़ाए थे, उसमें से एक मुद्दे से सवाल आया कि अपराधी व्यक्ति, याद करें अपराधी व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है नहीं, रोक सकता है नहीं। तो देखिए सवाल पढ़िए, तब आपको याद आ जाएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का वो मुद्दा जो आपको लिखवाया गया। चेक करना अपने नोट्स में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। इसमें कह रहा है कि जो भी व्यक्ति वोट डालने के लिए एलिजिबल है, वो 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। याद करें यह कथन गलत है। 6 माह के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति जो सांसद बनने की योग्यता रखता है। और राज्य में वही चीज लागू होगी, विधायक। और याद करें यहां पर क्या लिखा है, जो मतदान के लिए योग्य है। मतदान की आयु भारत में केवल 18 वर्ष है, संसद का सदस्य बनने की आयु 25 साल है। तो यदि सांसद वर्ड होता तो सही था, लेकिन मतदाता मतलब 20 साल का आदमी मंत्री नहीं बनाया जा सकता, यद्यपि 20 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है। और कहां पर मिलेगा आपके नोट्स में, मंत्री परिषद टॉपिक। याद करना, मंत्री परिषद अभी जाकर खोलना, अगर अभी है तो खोल लो। और याद करें उसमें एक टॉपिक पढ़ाया होगा मंत्री बनने की योग्यता, और उसमें साफ लिखा होगा कि वह संसद का सदस्य हो या सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अधिकतम 6 माह के लिए ऐसे व्यक्ति को। और याद करें सब बताया था कि राज्यसभा का व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, लोकसभा का व्यक्ति भी बन सकता है, निर्वाचित सांसद भी मंत्री बन सकता है, मनोनीत सांसद भी मंत्री बन सकता है। तो वहीं पर चेक करना, साफ मिला होगा कि किसी सांसद को 6 माह, तो सांसद वर्ड है। और ध्यान रखना यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सांसद वर्ड ना होने के कारण पहला कथन गलत है। दूसरा कथन देखें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, वही है जनप्रतिनिधित्व, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, 5 वर्ष है, यही चीज इसको खत्म कर रहा है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हित हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। अपना नोटबुक खोलना और या तो संसद का सदस्य बनने की योग्यता वाला टॉपिक चेक करना, वहां भी मिलेगा जो मैं आगे बोलने वाला, या फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में जो 4 मुद्दे पढ़ाए थे अपराधीकरण, उसमें देखना। याद करें उसमें मिलेगा, जनप्रतिनिधित्व वाले में तो क्लॉज के साथ मिलेगा कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 क्लॉज 3। और खोलना अपना नोट्स, ये लिखा हुआ है कि नहीं, दोनों सेक्शंस लिखवाया है कि नहीं तुम्हें। 8 क्लॉज 3 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष, ध्यान रखें यहां 5 वर्ष है और वहां पर क्या लिखा है आपके नोट में, 2 वर्ष या अधिक की सजा दी जाती है, 2 वर्ष या अधिक की सजा दी जाती है,
तो वह सजा की अवधि के साथ साथ अगले 6 वर्ष तक, यहां पर क्या आजीवन, अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगा, आजीवन नहीं होगा। जैसे लालू प्रसाद को यदि 5 वर्ष के लिए सजा मिली तो 2 वर्ष से ज्यादा मिली तो उस पर लागू होगा 8 क्लॉज 3। लेकिन कब तक, 5 साल तक तो वो सजा जब तक है तब तक नहीं लड़ेंगे, प्लस उसमें 6 ऐड कर दो, 11 साल तक लालू नहीं लड़ेंगे। इसी तरह किसी को 3 साल की सजा हुई तो 3 + 6 ऐड कर लो, 9 साल तक नहीं लड़ेगा। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि यह क्या कहता है कि जनप्रतिनिधित्व के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है और जिसे 5 वर्ष कारावास, तो ऐसा है ही नहीं और स्थायी तौर पर। इसका मतलब इसका आंसर होगा न तो 1 और ना ही 2। कितना शानदार सवाल, डी। और नोट से आया कि नहीं, और ऐसे सवाल नोट से आए, ऐसे सवाल। और मैं कह रहा हूं कि 2 जगह अपना नोट्स चेक करना, क्लास नोट्स, कहां पर, संसद का सदस्य बनने की योग्यता, और बत्रा में बिकता भी है मेरा नोट्स, डॉक्टर मंजेश कुमार का नोट्स, वहां से लेकर चेक करना मिलता है कि नहीं, प्री कम मेंस का नोट, और जिन जिन संस्थानों में पढ़ाया उसके बैचेज में मिल जाएंगे। तो याद करें कि उस नोट्स में भी लिखा हुआ मिलेगा, चेक कर लेना। कहां, 2 जगह चेक करना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में भी तो पूरा विस्तार से मिलेगा ये सेकंड वाला, और सांसद बनने की योग्यता में भी ये मिलेगा, तो दोनों जगह मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि लगभग सारे सवाल ईश्वर की कृपा रही कि नोट से आपके आ चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 90, 89। ध्यान करें, इसमें भी बताऊंगा कि कहां चेक करना अपना नोट्स, एकदम लिखा हुआ एग्जैक्ट वही चीज बत्रा में मिल जाएगा, अतुल फोटो स्टेट में मेरा नोट्स, वहां पे भी देख लेना वो लाइन है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं अभी, और उससे सवाल हल हो रहा है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। चलो मान लो कि ये 85 आर्टिकल में है, ये लाइन सही है, ये मेरे नोट्स में नहीं है। बट अब आते हैं दूसरे पे कि भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं। यहां पर वर्ड क्या, संविधान। और याद करें यह वर्ड एकदम लिखवाया था नोट्स में कि परंपरा अनुसार, और समझाया भी था कि संविधान में बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र का कहीं जिक्र नहीं। लेकिन और नोट्स चेक करना, बत्रा पे बिक रहा है, उसमें देख लेना मंजेश कुमार का नोट्स, कि उसमें यह लाइन होगी कि संविधान का आर्टिकल 85 ये कहता है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होगा, और उसमें यह लिखा होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अधिकतम कितने सत्र बुलाए जाएंगे कोई सीमा नहीं है, 5 बुला सकता है, 10 बुला सकता है, जितने सत्र राष्ट्रपति चाहे बुला सकता है। लेकिन न्यूनतम वर्ष में 2 सत्र होंगे, यह सब नोट्स में लिखा, और उसमें यह भी लिखा है लेकिन तो अधिकतम कितने भी बुलाए जा सकते हैं, न्यूनतम 2 जरूर बुलाए जाएंगे प्रति वर्ष। लेकिन परंपरा अनुसार, ध्यान रखना कौन सा वर्ड है, परंपरा अनुसार, यह नोट्स में चेक करना है कि नहीं। जहां मैं बता रहा हूं संसद टॉपिक जो आपके प्री कम मेंस के बैच का है, और संसद टॉपिक में देखना सत्र में यह लाइन है कि नहीं कि परंपरा अनुसार 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जबकि यहां पर है संविधान। तो दूसरा आंसर गलत है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना, ध्यान करें यह कहीं भी नहीं बताया, इसका मतलब यह भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर ए होगा, केवल एक सही, केवल एक सही है। इसको आप इस रूप में भी निकाल सकते हैं, सबसे बढ़िया कि आपने यदि यह कर दिया कि 2 निश्चित रूप से गलत है तो डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, और 3 भी गलत है, तो आंसर दोस्तों इसका ए होगा। तो 90 का आंसर होगा, 90 का आंसर होगा सी, क्योंकि 3 भी सही है, 3 भी सही है। फिर से भारत का पहला, तीसरा भी सही कि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं। याद करें कि सत्र कितने दिनों का होगा, यह भी ध्यान से याद करना और पढ़ना कि एक सत्र कितने दिनों का होगा, यह तय कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद। इसका मतलब याद करें यह सब आपके नोट्स में है कि किस दिन सत्र बुलाया जाएगा और सत्रावसान किस दिन किया जाएगा। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है संविधान में। इसका मतलब आप किसी भी डेट को बुला सकते हैं और किसी भी डेट को सत्रावसान कर सकते, कितने दिन होना है यह अनिवार्य नहीं है। तो यह तीसरा भी सही है, तो इसका आंसर होगा सी, केवल 1 और 3, 2 आंसर नहीं होगा, आंसर 2 नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3, सी। 90 का आंसर दोस्तों सी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इक्यानवे नंबर सवाल को देखें। एक करंट का सवाल है, पॉलिटी सेक्शन में आ गया। इसको हम विशुद्ध पॉलिटी नहीं कह सकते क्योंकि आधार पर है।
फिर भी यदि इसका आंसर आप देखें तो इसका आंसर सी होगा। इसका मतलब कि कौन से कथन सही, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता, नहीं 6 महीने तक रखा जा सकता है। तो पहला गलत है। राज्य निजी निगमों के आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, यह भी गलत है, कर सकता है निजी के साथ भी। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, यह सही है। अभी सितंबर में IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो बीमा वाला प्राधिकरण है, उसने यह आदेश जारी किया है कि बीमा यदि आपको पाना है उसका या करवाना है तो वहां पे आधार जरूरी है। तो तीसरा सही है। और आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। हम जानते हैं कि सारे खर्चे कहां से होते हैं, भारत की संचित निधि से, वेतन भत्ते सब, तो उसके लिए आधार जरूरी नहीं है। तो यहां पर केवल एक सही है दोस्तों, सी, केवल 3। ये पॉलिटी का सवाल नहीं है और मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, बहुत ऑनेस्टली कि ये मैंने नहीं पढ़ाया इस तरह, क्योंकि ये करंट का सवाल है कि आधार में क्या है। बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर सी होगा, केवल 3 होगा। उसके बाद आते हैं 92, क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। एक मिनट दोस्तों, यह हूबहू पॉलिटी का सवाल है आपकी क्लास में। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? और याद करना, कहां पे अपना नोट्स खोल के देखोगे, लोकसभा और राज्यसभा की तुलना वाला टॉपिक निकालना। और याद करें 3 क्रम पे तुलना करवाया था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है। मैथ्स का फॉर्मूला दिया था लोकसभा बराबर राज्यसभा, जहां दोनों सदन बराबर हैं। दूसरा दिया था लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा, लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा, और तीसरा दिया था राज्यसभा ग्रेटर देन। तो याद करें, संविधान संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा बराबर है। 2 जगह मिलेगा, लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक, और संसद टॉपिक खोलना अपना, विधेयकों के प्रकार जहां पढ़ाया है, संविधान संशोधन विधेयक, वहां पर भी साफ साफ ये लाइन लिखवाई है कि संविधान संशोधन के विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन का विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या लोकसभा में भी लाया जा सकता है, या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। संविधान संशोधन का विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित होना जरूरी है, और यदि कोई भी सदन इसको अस्वीकृत कर देता है, गतिरोध हो जाता है, तो विधेयक रद्द हो जाता है। कोई संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है, और इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां 100% समान है। यही लाइन आपको बोला था, और यह चीज आपके क्लास नोट्स में लिखी हुई है। कहां पर चेक करोगे? विभिन्न प्रकार के विधेयक, किस टॉपिक में? संसद टॉपिक, जो डॉक्टर साहब का क्लास नोट्स है, और बत्रा पे बिक भी रहा है क्लास नोट्स। अतुल फोटो स्टेट या कहीं भी जाकर ले लेना और चेक करना, मैं जो प्लेस बता रहा हूं वहां ये लाइन है कि नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा। संविधान संशोधन के विषय में दोनों सदनों की शक्तियां समान है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 93 पे, 93 पे, 93 पे। ये MP लैड जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, उससे संबंधित सवाल है। तो MP लैड से संबंधित है कि MP लैड निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती है। यह सही है कि MP लैड के तहत, याद करें कि सांसदों को, राज्यसभा, लोकसभा, सबको धनराशि मिलती है, तो वो इनमें होगी। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। यह भी सही है। MP लैड निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता। यह गलत है। याद करिए 5 वर्ष के लिए स्वीकृत हो जाती है, पूरे कार्यकाल के लिए होती है, और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और चौथा, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण अनिवार्य। चौथा सही है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर डी है। डी का मतलब कि 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94,
निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे क्लास नोट्स में कहां पर यह मिलेगा। याद करें, समानता का अधिकार जब पढ़ाया जा रहा था तो उसमें 5 आर्टिकल आपको बताए गए थे, 14, 15, 16, 17, 18, और उसमें 17 नंबर आर्टिकल कौन सा है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो प्रॉपर आपको हेडिंग देके बताया गया था। तो इसका आंसर होगा समानता या समता का अधिकार, कि कहां पर अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण है? समता का अधिकार। तो खैर आसान सवाल है, मैं समझता हूं ये सभी के क्लास नोट्स में होंगे, केवल मेरे ही क्लास नोट्स में, मेरे में तो हैं ही खोलने की, और मेरे में तो एकदम हेडिंग वाइज है कि समानता का अधिकार और उसमें फला फला समानता, जिसमें अस्पृश्यता भी है। तो बाकी सब में भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये, हाँ बाकी सब का नोट्स जरा बत्रा पे लेकर देख ले रहा हूं, वहां मिलता है कि नहीं, जो बाकी में, हाँ ये सब में मिल जाएगा। इसका दावा सभी कोई कर सकता है, क्योंकि ये सवाल नहीं है, बच्चा है सवाल का, भाई समानता में अस्पृश्यता, फिर भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? कहां पे खोल के देखोगे अपना क्लास नोट्स? नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल वाइज पढ़ाया है, और उसमें खोजना आर्टिकल 50, एकदम शॉर्ट फॉर्म एक लाइन का जो लिखवाया है कि प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति को अलग करना। तो आर्टिकल 50 राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, और यह कहता है कि प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति एक दूसरे से अलग होगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग होगी। तो यही सवाल है, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है, कहां से आता है? तो आंसर होगा बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व से आता है। तो यह भी आपके नीति निदेशक तत्व में खोल के देखना, जितना मैं बोल रहा हूं हिचकिचाना नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है हमसे, वो बत्रा पे खरीदना मेरा नोट्स, थोड़ा 100, 200, 400 जो भी खर्च होता है, जो प्लेस में बता रहा हूं वही पेज खोल के देखना, क्लास नोट्स मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 95। 5 सवाल और हैं दोस्तों, और 5 में मैं समझता हूं 2-3 ही पॉलिटिक है, फिर भी देख लेते हैं। 96 नंबर सवाल देखिए, किसी मंत्री, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित होता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत होता है। चिरकालिक संसदीय परंपरा, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 क्लॉज 1, ध्यान रखें 112 और 110 में इस तरह के कोई सर्वेक्षण आदि का वर्णन नहीं है। भारत तो बी भी नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 में भी किसी सर्वेक्षण आदि का वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में के तहत यह सर्वेक्षण जो हर वर्ष होता है वह किया जाता है। 97 नंबर सवाल, यह मैं बता रहा हूं कहां पर मिलेगा, और ध्यान से देखना नोट्स में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, शायद डॉक्टर साहब में ही मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। इसका आंसर डी होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट। और ये स्पेसिफिकली फर्स्ट लेक्चर जिसमें बताया जाता है कि राज्य व्यवस्था, सरकार, संविधान क्या है, उसमें आपको ये मिलेगा कि लिमिटेड गवर्नमेंट सबसे सटीक उत्तर। हमने कई बार, मैं समझता हूं ये यूट्यूब पर भी मैंने बताया होगा, मैं बता दूंगा किस वीडियो में, बट यूट्यूब पर, कि यदि आए कि संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है, तो संविधान के अनुसार शासन भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन सबसे सटीक यदि उत्तर होगा तो उसका सबसे सटीक उत्तर जब भी लिमिटेड गवर्नमेंट आ जाए, सीमित सरकार, तो सीमित सरकार ही संविधानवाद है। इसलिए ध्यान रखना कि संविधान है, इससे अनिवार्यतः संविधानवाद नहीं है देश में। हो सकता है संविधान हो, लेकिन यदि मनमाना शासन है तो संवैधानिक सरकार नहीं है। संविधान है लेकिन संवैधानिक सरकार नहीं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि संवैधानिक सरकार का मतलब है कि वह सरकार जो मनमानी ना हो, जो आर्बिट्ररी ना हो, जो निरंकुश ना हो, जो सीमित सरकार है, जो सीमित शासन, जो मनमानी ना हो। तो इसका आंसर डी होगा 97 का। 98 नंबर सवाल देखें, और इसको थोड़ा सा यदि याद करें कि जितना विस्तार से आपको बताया, तो हो सकता है एग्जैक्ट ऐसे मैंने नहीं बताया, आप आर्ग्यू करके निकाल सकते। मूल अधिकारों के अतिरिक्त, इसका मतलब फंडामेंटल राइट में तो है ही, उसके अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते। इसका मतलब फंडामेंटल राइट के अलावा और कहां कहां ये जो 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूएन का, उसके प्रावधान और कहां कहां दिखते। अब ये जब देखेंगे 1948 का मानव अधिकारों का घोषणा पत्र, तो उसमें ध्यान करें कि 30 राइट्स हैं, और वो जो 30 राइट्स हैं उसको अनुरोध किया है यूएन ने कि सभी देश अपनाएं। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में उनमें से बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन प्रस्तावना में भी है, जैसे व्यक्ति की गरिमा, तो यहां पर भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तो उद्देश्य का भी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। रोजगार का अधिकार वो वहां भी है, यहां भी है। और मूल कर्तव्य में भी है, सामाजिक संस्कृति, सबकी सुरक्षा। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। 98 का आंसर डी होगा कि प्रस्तावना हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे निदेशक तत्व हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, इन चारों में भारत के संविधान का दर्शन है। और इसीलिए यूएन का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है उसकी झलक इन चारों में मिलती है, चारों में दर्शन पाया जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 99 पर। अब 99 और 100 डायरेक्ट पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है, और इसलिए मैं ये दावा नहीं करता हूं, बहुत ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं कि ये शायद 2 हमने नहीं करवाया होगा। फिर भी इसका आंसर जान ले। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है? गवर्नेंस का सवाल है। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले और सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो मेरे अनुसार, यद्यपि अभी इसको मैं रिसर्च कर रहा हूं, मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए 1 और 4। इसका मतलब मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए डी, 99 का आंसर डी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि इसका आंसर डी होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार वेरीफाई करना है। और उसके बाद देखें आखिरी सवाल, वो भी पॉलिटी का नहीं है, आईआर का कहें, करेंट का कहें, लेकिन इसमें 4 समझौते या संगठन है और उसके विषय है, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर सी होगा। 1 सही है और 3 सही है। अल्मा आटा घोषणा स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। हेग समझौता गलत है, क्योंकि यहां लिखा है जैविक एवं रासायनिक शस्त्र, जबकि हेग समझौता बच्चों के अधिकारों से संबंधित है। तालानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यह सही। और अंडर 2 गठबंधन का संबंध भी क्लाइमेट चेंज से, बाल अधिकार, तो यह गलत है। तो 1 और 3 सही है। इसका आंसर दोस्तों सी होगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने 81 से लेकर 100 तक, जिसमें ज्यादातर पॉलिटी के सवाल थे, आपके साथ डिस्कस किया। फिर चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है, चैलेंज करता हूं कि जो बताया है वो है कि नहीं। और अपना क्लास नोट्स खोलो, जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो बत्रा में जाओ, फोटोकॉपी वाले से खरीदो डॉक्टर साहब का क्लास नोट्स, जहां जहां प्लेस बताया पलट के देखो मिलता है कि नहीं। लगभग पॉलिटी के 90% सवाल, या सारे, अगर इनको मैं पॉलिटी के सवाल को माइनस कर दूं, ये पॉलिटी है भी नहीं, तो लगभग सारे के सारे सवाल क्लास नोट से आ चुके हैं। बहुत खुश हूं आज, वास्तव में बहुत खुश हूं कि जब आप मेहनत करते हैं उसका रिवार्ड मिलता है, तो सीना 56 इंच का होता है। और आज बहुत उत्साह है, बहुत एनर्जी है, मेरे आक्रामकता में आपको वो दिख रहा होगा। और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि स्लाइड और टाइपिंग होती रहेगी। जब इतना शानदार प्रदर्शन हुआ तो उसको हम बताएंगे सबको। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रश्नों को ये प्रामाणिक तरीके से जानिए। फेसबुक पे मैंने अपने लिखकर उत्तर दे दिया है, यहां आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो सारी चीजें देखिए और बढ़िया से जब स्लाइड्स आ जाएंगे फिर एक बार इसको करेंगे। बट आज तात्कालिक तौर पर ये एक्सप्लेनेशन है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और यदि आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, फटाफट शेयर कीजिए। यदि आपका सवाल लड़ा है, यदि क्लास नोट्स में है, तो उसको शेयर कर देना, नहीं है तो मत करना। है शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ जानी चाहिए। चलिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए, और थैंक यू। जय हिंद।